अच्छा भाई, कल हमने एक बेसिक से सवाल किया था जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की थी कि लीज में लेसर अकाउंटिंग किस तरीके से करता है। हमने फिर उसमें ये सीखा था कि भाई प्रिंसिपल की रिकवरी अलग होती है, इंटरेस्ट की रिकवरी अलग होती है। उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम बोलते हैं कि भाई जो भी मेरा टोटल रिसीवेबल है उसको आप दो हिस्सों में बताना, एक करंट पोर्शन, दूसरा नॉन करंट पोर्शन। और फिर अपने डिस्क्लोजर के अंदर आपने ये भी बताना होता है कि भाई आपको अगले आने वाले सालों में कितने पैसे मिलेंगे। उन सबके सम को मैं एक नाम देता हूं जिसको मैं कहता हूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? इंटरेस्ट का। और वो इंटरेस्ट जो अब तक मैंने कमाया नहीं है, तो वो सिर्फ मैं प्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए दिखाता हूं कि भाई यहाँ ये पैसे रिसीव होने, जिसके अंदर से इंटरेस्ट में फ्यूचर में रिसीव करूंगा जो कि मेरी अब तक इनकम नहीं है। चलें जी, आज उस कॉन्सेप्ट को कुछ आगे लेके जाते हैं जी। हाँ हाँ पूछें। देखें, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, पहले बताओ क्विज सबने किया था? अच्छा, उस क्विज के अंदर जो मैंने कहा था कि जो दूसरे साल के बाद आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो दो रेंटल होने चाहिए थे, दैट्स इट। यानी फॉर एग्जांपल 4 सालों की लीज है ना, तो 4 सालों की लीज के बाद कितने साल लैप्स हो गए? 2, तो बचे कितने? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज में मैक्सिमम सिर्फ कितने साल आने थे? 2 साल। ये बात याद रखना है, सही है। अच्छा भाई, अब इधर रिमेनिंग देखो, हम जब बताते हैं, देखो मुझे बात बताओ ना, आप रिपोर्टिंग कब करते हैं? साल के आखिर में, ऐसा ही है। अब मैं साल के आखिर में ठहर के ये देखता हूं कि भाई आगे ऑनवर्ड्स कितने पैसे मेरे पास आने हैं, तो आगे ऑनवर्ड कितने साल बाकी थे, और फिर उन्हीं 2 सालों का इंटरेस्ट मैंने अब तक कमाया नहीं है, तो उसमें से वो माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज का टोटल पोर्शन। फिर उसमें से करंट पोर्शन माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? नॉन करंट पोर्शन। क्लियर है जी? कुछ पूछ रहे थे? हो गया जी। अच्छा एक मिनट यार, ज्यादा बातें नहीं, देखो सवाल सुनना है सबने, वापस बोलोगे प्लीज? अच्छा देखो, ये कह रहे हैं कि भाई सवाल ये कि सर हम कैश को इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं कर रहे। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हम पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं? हम बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं और सिर्फ वो वाले एक्सट्रैक्ट सीख रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है लीज से, सही है, इसलिए हमने कैश को इग्नोर किया। रिकंसिलिएशन क्या, मैं बता देता हूं, अब्बास और उमामा प्लीज बात सुनिएगा। रिकंसिलिएशन क्यों बनाई जाती है, जरा बात समझे भाई। मुझे एक बात बताओ, इसी को सामने रखता हूं केस को जो हमने कल की क्लास में किया था, ये रहा जी। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, ये देखो, मैंने ये कहा था कि भाई ये वाली जो अमाउंट है, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा टोटल रिसीवेबल है? पर ये टोटल रिसीवेबल से प्रिंसिपल नहीं है, इसके अंदर इंटरेस्ट भी है, सही है। अब मुझे अपने शेयर होल्डर को ये बताना है कि जो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोजर में बता रहा हूँ वो टोटल पैसे हैं जो मैं रिसीव करूंगा, पर जो मेरे पैसे फंसे हुए हैं वो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, वो कौन से पैसे हैं? प्रिंसिपल। वो नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज है। तो अब्बास हम करते ही हैं कि जब मुझे पता है कि ये टोटल है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, तो भाई मेरे पहले साल के बाद कितने सालों का रेंट बाकी है? 3। तो मैंने कहा 3 सालों का जब ये रेंटल है तो उस रेंटल के अंदर दो चीजें थी, प्रिंसिपल की रिकवरी भी थी, इंटरेस्ट की रिकवरी भी थी। मेरी बैलेंस शीट में से क्या रिकवर हुआ हुआ है? प्रिंसिपल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो मैं उसमें से क्या माइनस कर दूं जो कि अब तक मैंने कमाया तभी मेरी बैलेंस शीट में भी नहीं है। तो सर आप कह रहे हैं यहाँ पे डिस्क्लोज क्यों किया? जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, कि मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर ईयर्स में इतने इतने पैसे रिसीव करने हैं। उमामा और अब्बास क्लियर है? जल्दी बता दो। क्लियर है जी? ओके जी, बेहतरीन। अब इसके आगे अपने पास हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू एंड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ
रेजिडुअल वैल्यू एंड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा भाई जरा बहुत सुकून से समझिएगा। भाई हमने कहा कि हमने एक एसेट परचेज किया, यानी हम लेसर हैं, हम लेसर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। बीइंग अ लेसर मैंने एक एसेट परचेज किया, लेट्स से प्लांट, और वो हमने परचेज किया सर कोई 9 लाख रुपीस का, और हमने कैश कर दिया क्रेडिट कितने से, 9 लाख रुपीस से। जरा बहुत फोकस होकर समझिएगा। अच्छा हमने कहा ये प्लांट की जो यूजफुल लाइफ है वो है सर कोई 4 इयर्स, और इसकी जो लीज टर्म है वो 3 साल है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये फाइनेंस लीज हो गई? यस सर। अच्छा जी मल्टीपल कंडीशंस हैं तो वन ऑफ के लिए मैंने कर दिया। अच्छा वो बोल रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ लीज टर्म रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज 80,000। यानी 3 सालों के बाद जब ये एसेट मेरे पास वापस आएगा तो उसकी उस दिन वैल्यू कितनी होगी? 80,000। जरा ये बहुत अहम बात है इसमें, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो आगे, क्योंकि प्योर गेम ही जो है ना वो मैथ्स की है, तो इसको जरा हम बहुत डिटेल में समझेंगे आज की क्लास में। पूरा कॉन्सेप्ट भी इस पर निकल जाए तो गम नहीं है। सही है जी, बात सुकून से समझना आपने। हमने कहा कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो 10% है। अच्छा, और इसके बाद हमने एग्रीमेंट चार्जेस पेड बाय लेसर 10,000। कुछ ये सीन है, बात समझिएगा। अच्छा भाई हमने ये कहा कि भाई देखें इस पूरी अरेंजमेंट में मैंने लेसी के लिए कितने का एसेट परचेज किया है? 9 लाख रुपए का। अच्छा इस 9 लाख रुपए के एसेट को परचेज करके मैंने आगे किस पे देना है? लीज पे। अब आप याद करें कि देखें लीज के जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो आम लोगों के बात की नहीं, बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें कोई एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़ता है जो हमसे फीस लेता है एग्रीमेंट बनाने की। यू कैन से लॉयर, थर्ड पार्टी भी नहीं, कुछ भी, इसको तो हटा दो। हम तो सिंपल अपनी जबान में रखते हैं कि हमने एक एग्रीमेंट चार्जेस पे किए हैं। इस एग्रीमेंट चार्जेस को मैं IFRS 16 की जबान में कहता हूं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। क्या कहता हूं? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, यानी सर हम इसको कहते हैं IDC, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा मैं इसको क्यों, इसका लफ्ज क्यों पढ़ा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है इनिशियली ये लाजमी था लीज को शुरू करने के लिए, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। किसके लिए? लीज के लिए। अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो ये लीज भी नहीं होती, क्योंकि ये लाजम था इस लीज को एंटरटेन करने के लिए। ऐसा ही है, जरा बात समझिएगा। ये हो गई IDC। IDC पे की गई है 10,000 रुपए। अच्छा अब ये सीन है, और इस एसेट की आखिर में जो रेजिडुअल वैल्यू है वो कितनी है? 80,000। अच्छा जरा बात को समझिएगा। मैंने कहा कि भाई अभी भी रेंटल कौन निकालेगा? लेसर। एसेट किसका है? तो रेंटल कोड भी कौन करेगा? लेसर। अच्छा जी जरा फोकस कीजिएगा। मैंने कहा कि भाई मेरे पास एसेट की फेयर वैल्यू 9 लाख रुपीस है। हमने कहा लेट से कि जो डाउन पेमेंट है वो है 5%। तो मुझे बताओ डाउन पेमेंट इसकी 5% कितनी आती है? 45,000। नेट कितना बचा? 855। अच्छा भाई ये आ गया 855,000। क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी अब टोटल रिकवरी ये है? टोटल रिकवरी अब ये है मेरी। सही है जी। अब बड़ा सुकून और तामुल से समझें।
मैंने कहा कि यार मैं इसके ऊपर रेंडल निकालने लगा था, यानी मैं लेसी से रिकवर करता, ये क्या सिर्फ ये रिकवर करता है, इसके ऊपर सूद भी मैं रिकवर करने लगा था। पर मुझे एक बात याद आई कि मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपए और पे किए हैं आईडीसी, तो ये भी मैं अपनी जेब से तो दे चुका हूं, बट अब किससे रिकवर करूंगा? लेसी से। अच्छा भाई, तो हमने क्या कहा कि आईडीसी पेड बाय लेसर 10,000 रुपए, तो मैंने कहा ये हो गया 865। बातों बातों में कॉन्सेप्ट ये सीखा कि व्हेनेवर लेसर जब आईडीसी पे करेगा तो वो आज तो अपनी जेब से पे करेगा, बट वो उसको एक्सपेंस आउट नहीं करेगा, वो रिकवर करेगा किससे? लेसी से, ओवर द पीरियड। तो जब ओवर द पीरियड रिकवर करेगा तो इसके ऊपर भी सूद चार्ज करेगा। क्या हम कह सकते हैं अब मेरी एक्चुअल टोटल रिकवरी कितनी? 865। पहले बताओ ये बात क्लियर है? मैंने अभी तक पूरी एंट्री नहीं बनाई है। मैंने कहा अभी से मैं एसेट लेके आया 95,000 का, मुझे कहा मैंने उसमें से 45,000 मिल गए। मैं रेंटल की कैलकुलेशन करने लगा था 855 पे। अगर मैं 855 पे रेंटल की कैलकुलेशन कर जाता तो फिर वो 10,000 रुपए का मेरा एक्सपेंस हो जाता, जो कि मेरा एक्सपेंस नहीं है। भाई मुझे खुद एक बात बताओ, बैंक का बिजनेस क्या है? यही रिलीज पे देना। मुझे एक बात बताओ तो भाई, क्या बैंक ये अपनी जेब से देगा या ये भी रिकवर करेगा? अच्छा, रिकवर करेगा तो वो उसको रेंटल्स में रिकवर करेगा ना, क्योंकि आज सामने वाले बंदे की इसको पे करने की इस्तिताअत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मेरी जो रिकवरी बनती थी उसके अंदर मैंने 10,000 रुपए की रिकवरी को क्या किया? ऐड कर दिया। बात जरा सुकून से समझना प्लीज, ये बहुत ही अहम बात है, फिर आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को चेंज भी करना है। मैं इसके ऊपर रेंटल निकालने लगा था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को फोकस होकर सुनना। इसके ऊपर रेंटल निकालने का मतलब यह है कि ये प्लस इसके ऊपर आने वाला सूद आप रिकवर करेंगे ओवर द 3 सालों में। 3 सालों की लीज है। अच्छा, मैं जैसे ही इसके ऊपर रेंटल निकालने लगा था, जरा बात समझना, मैंने एक काम देखा। मैंने कहा कि भाई इस एसेट की तो आखिर में कोई रेजिडुअल वैल्यू है। इस एसेट की आखिर में क्या है? जरा बात समझिएगा। अगर मैं इस पे रेंटल निकाल दूंगा ना, तो टेक्निकली मैं वो 80,000 भी रेंटल में रिकवर कर लूंगा। पहले बात समझें, इसको और आसान करता हूं, सुनो। आप एसिड की जब बच्चों डेप्रिसिएशन निकालते हैं और कोई रेजिडुअल वैल्यू होती है, आप उसको क्या कर देते हैं? अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपके एसेट की फेयर वैल्यू के अंदर रेजिडुअल वैल्यू होती है, आप उसको क्या करते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 865,000 है, इसके अंदर ये रेजिडुअल वैल्यू का कंपोनेंट शामिल है। देखो, आप लेसर बन के सोचो ना, सिंपल जबान में। आप लेसर हैं, आप सिंपल एक काम करना, आपने एसेट कितने का लिया? 7 बताओ। 9 लाख रुपए का। मिल कितने गए? 45। बचे कितने? 855। मैंने कहा 855 पे रेंटल निकालने लगा था, मैंने 10 और पे कर दी, वो भी किससे लूंगा? लेसी से। हमने इसको ऐड कर दिया, ये अमाउंट आ गई रेंटल निकालने के लिए। पर मैंने आपसे पूछा मेरा टोटल रिसीवेबल अभी कितना है? 865,000। मुझे लेसी एक बात कह रहा है, मुझे एक बात कह रहा है कि भाई जब तुम्हें 80,000 रुपए आखिर में मिल जाएंगे तो वो तुम मुझसे चार्ज ना करो, वरना ऐसे तो तुम मुझसे भी 80,000 रिकवर करोगे, मार्केट से भी 80,000 रिकवर करोगे, तो तुम मुझसे रिकवरी करो, मेक सेंस। बट किस चीज की? रेजिडुअल वैल्यू को हटा के। पर मुझे एक बात पता है कि ये जो रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा चलो इसके अंदर एक और चीज ऐड करते हैं। मैंने कहा भाई व्हाट इफ 3 सालों बाद मुझे ये पैसे ना मिले, तो लेसी कह रहा है मैं इसको 100% क्या कर रहा हूं? गारंटी कर रहा हूं। ये है रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी। अच्छा, यानी अब ये सुकून में आ गया, इसने बोला सही है भाई, ये 80,000 रुपए का ऐसा अमाउंट है जो मैं तुमसे रेंटल में मैं तुमसे चार्ज करूंगा आखिर में, और आखिर में भी तब अगर मुझे मार्केट से ना मिले। अब जरा आप सारे काम बंद करके आपने मेरी बात सुन ली है, प्लीज फोकस, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। रेजिडुअल वैल्यू को गारंटी करने का मतलब है सिर्फ श्योरिटी देना। मुझे एक बात बताओ, एसेट की लाइफ कितनी है?
4 साल। 3 साल बाद ये एसेट वापस आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 80,000। लेसी ने सिर्फ गारंटी दी है कि अगर ये मार्केट में 80 का नहीं बिका तो तुम मुझसे ले लेना। अब एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से मार्केट में 70 का बिका तो वो 10 देगा, मार्केट में 90 का बिका कुछ भी नहीं होगा, पूरा गेन हमारा, क्योंकि एसेट किसका था? हमारा था। बात समझ आ रही है? यानी गारंटी इज जस्ट अ श्योरिटी कि कोई शॉर्टफॉल हुआ तो मैं दूंगा। कंटिंजेंट कंसिडरेशन किसकी? लेसी की तरफ से। लेसी की कंटिंजेंट लायबिलिटी है, अगर हुआ तो वो देगा। पर क्या आज हम नजूमी, हमें पता है? नहीं। पर मैं इस गारंटी पे, इस पे रेंटल चार्ज नहीं करूंगा। देखो वो सिंपल एक बात कह रहा है ना, एक चीज तुम्हें आखिर में पैसे मिल जाने हैं तो तुम उसकी रिकवरी मुझसे क्यों कर रहे हो? सही है। अच्छा भाई, मैं यहां से 80,000 माइनस करने लगा था, पर मुझे याद आया 80,000 की जो वैल्यू है वो 3 साल बाद की है। इसमें से मैं माइनस करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा भाई, हमने कहा 80,000 60,105, ये कितना आ गया? 804,895। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, जो दिमाग की दही कर देता है, उस चीज को अभी समझ लेते हैं, क्योंकि ये अगर मिस हुआ तो आगे फिर सारे कॉन्सेप्ट में मसला आ जाएगा तुम्हें। जरा इधर देखना, अभी लिखना नहीं, पूरा टाइम दूंगा लिखने का, इधर देख लो प्लीज। मैं कह ही रहा हूं, जरा बात समझना। मेरा टोटल रिसीवेबल कितना है? यही गलती है, ये रिकवरी है मेरी। मेरा रिसीवेबल अब भी इतना है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल बारीकी के कॉन्सेप्ट हैं इसमें, बहुत बेसिक्स हैं, प्लीज समझो। भाई मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये सिनेरियो है, तुम साथ में मुझे रिकॉल करा दो, एसेट खरीदा कितने का? मिल कितने गए? बचे कितने? और कितने लगाए? कितने हो गए? अब इन एनी केस मुझे ये रिकवर करना है। पर अब मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं यहाँ पे, ये मुझे रिकवर करने हैं। 865,000 की मेरी टोटल रिकवरी है, जो पैसे लग गए। पर इसमें से बहुत सुकून से एक बात समझना, ये बहुत अहम बात है, ये नहीं समझ आया अभी रोक के पूछ लेना, पर प्लीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो आगे, क्योंकि चीजें मुझे मैच करनी है। मेरा मानना यह है कि इस 865,000 के, मैं बोल रहा हूं दो प्रिंसिपल्स हैं ये। सही है वाली आपने बात जो कही ना, समझ नहीं है, और आसान करते हैं। 865,000 की रिकवरी में से मुझे 805,895 रेंटल के जरिए रिकवर हो जाएगा। पहले मुझे खाली एक बात बताओ, इस पे रेंटल निकाल के दो। 10% का इंटरेस्ट है फॉर 3 years। 66 चेक कर लो एक बार, 323,660 ऐसा ही है। 805,895 कैसे आया बेटा? 865,000 में से मैंने रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू माइनस की है, क्योंकि ये वो रेजिडुअल वैल्यू है जो कि मुझे आखिर में मिल जाएगी, तो मुझे लेसी से रिकवर करने की नीड नहीं है, रेंटल के जरिए रिकवर करने की नीड नहीं है। सही है? अब बात क्लियर है? बात जल्दी बता दे। ओके, अब बात ऐसे सुनो इधर, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं। अच्छा भाई, भाई पहले सब बताओ, 9 लाख रुपए का एसेट लिया, 45 मिल गए, 855 हो गए, और कितने लगाए? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जो एग्रीमेंट चार्जेस वगैरह है ना बच्चों, वो एग्रीमेंट चार्जेस भी अपनी जेब से नहीं दोगे, रिकवर करोगे। किससे? तो टेक्निकली आपने इसको कैपिटलाइज कर देना है। बात क्लियर है? चलो, मैंने कहा मेरी टोटल रिकवरी कितनी हो गई? यही वो कॉन्सेप्ट है जो मेन है, आगे तो फिर गेम ही अलग है, बहुत आसान हो जाएगा आगे, समझो खाली। मैंने कहा 8,65,000 की मेरी टोटल रिकवरी है अभी, और मैं कसम खा रहा हूं मैं पूरे यही रिकवर करूंगा, क्योंकि मेरी जेब से लग चुके हैं। पर मैं इसके ऊपर रेंटल निकालने लगा था। इसके ऊपर रेंटल निकालने का मतलब क्या है, जरा बात समझे। बिल्कुल दानिश वगैरह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, बच्चों जरा सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि ये 865,000 पे रेंटल निकालने का मतलब ये है, मेरी बात को वापस समझें, कि आप 3 सालों में 865,000 रिकवर कर लेंगे।
किससे? लेसी से। अगर मैं रेंटल किस पे निकालता हूँ? 865। मैं खाली ऐसे ही आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 865,000 पे रेंटल निकाल के देखो, ज्यादा आएगा। प्लीज एक रिक्वेस्ट है। कितना आया? 347829। एक बार चेक कर लो, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई बच्चों। अगर मैं 8,65,000 पे रेंटल निकालूं तो वो ज्यादा आएगा। अच्छा देखें, लॉजिक भी है, वो ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि आप जो रिकवरी कर रहे हैं अब 8,65,000 की कर रहे हैं। किसके जरिए कर रहे हैं? रेंटल के जरिए कर रहे हैं। कितने सालों में कर रहे हैं? 3 सालों में। बट मेरा लेसी से मुझसे एक बात कह रहा है, बोला भाई खुदा के वास्ते मुझसे 80,000 की रिकवरी ना करें, मुझसे 80,000 की रिकवरी ना करें। मैंने बोला फिर दूसरा सवाल, 80,000 की रिकवरी आपसे क्यों ना करूं मैं? उसने बोला कि भाई ये वो पैसे हैं जो आपको आखिर में मिल जाएंगे। तो या तो आप एक काम करें ना, आखिर में भी आप पैसे ले रहे हैं, रेंटल में भी मुझसे पैसे ले रहे हैं, कितनी बार हो जाएंगे? तो इसलिए वो कह रहा है भाई अल्लाह के वास्ते इसको रेंटल से हटा दो। वो कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं मिलेंगे, आपका रिसीवेबल है, बट आपको कब मिलेंगे? एट द एंड ऑफ द लीज। तो देखो यहाँ पे मैं वही तो ब्रेकअप बना रहा हूँ। फिर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ये जो 80,000 रुपए हैं, 80,000 रुपए, अभी पहले सुनना है आपने यहाँ पे, हाँ सब, आयशा इधर बिल्कुल सबने एक मिनट देखना ही है, खाली समझो इस बात को। मैंने रेंटल 865,000 पे निकाला या 804 पे? अब बात समझिएगा, यहां से मैं कनेक्ट करता हूं इसको। 804 ऐसा प्रिंसिपल है जो मुझे 3 सालों में रेंटल के जरिए रिकवर होगा। कौन पैसे देगा? लेसी। मैं हरगिज नहीं कह रहा कि मुझे 80,000 नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आखिर में। अब जरा गेम समझे क्या होगा यहाँ पे। ये बात अगर पिक हो गई ना तो ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। सुने, मैं कह रहा हूं मेरी रिकवरी ये भी है 60105, इन दोनों का सम देखो ना, ये मेरा टोटल रिसीवेबल है। अब जरा मेरी बात को पिक करें, मैं क्या कह रहा हूं। अगर तुमने बता दिया ना तो गेम ऑन है। सुनो इधर, ये वाली चीजें तुम्हें लिख के भी दे रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि 804,895 पे इंटरेस्ट लगेगा, रिकवर भी होगा? बात समझें, मैं कह रहा हूं ये एक ऐसा प्रिंसिपल होगा 804,895 जिसपे इंटरेस्ट लगेगा, रिकवर भी होगा। लगेगा क्योंकि इसके ऊपर रेंटल निकाला गया है। जबकि ये वाला ऐसा प्रिंसिपल है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा और ये अमाउंट क्या होगी, और जो होते 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 कहां पहुंचेगी और कब मिलेगी? एंड में, जो हमारा डिसाइड हुआ है। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि आपका अभी भी रिसीवेबल बच्चों कितना है? 865। मैं अल्लाह की कसम अभी NIFL में भी कितना रखूंगा? 865। बट फर्क सिर्फ इतना होगा, इस 865 पे जो आप इंटरेस्ट बुक करेंगे उसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हैं। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसपे इंटरेस्ट लगेगा और रिकवर भी होगा, और एक ऐसा प्रिंसिपल जिसपे इंटरेस्ट लगेगा तो वो ग्रो होता रहेगा, वो रिकवर, और वो ग्रो इसलिए होगा क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। आपने ये जो 80,000 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली थी, तो जाहिर सी बात है जब इस पे इंटरेस्ट लगाओगे और कुछ रेंटल नहीं है तो वो रिकवर, और अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रो होता रहेगा, और ग्रो होते 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 कहां पहुंचेगा? 80 पे। बात क्लियर है? अभी हमने बेसिक अभी अकाउंटिंग सीखी नहीं है। सर इंटरेस्ट कैसे लगेगा उसको तो रिमूव कर दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बताओ, दो बात समझ आई कि दो प्रिंसिपल्स हैं। एक ऐसा प्रिंसिपल जिसपे इंटरेस्ट लगाऊंगा रिकवर भी करूंगा, एक ऐसा प्रिंसिपल जिसपे इंटरेस्ट लगाऊंगा ग्रो करवाऊंगा, रिकवर कब होगा? एंड में। भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, सिर्फ यहां तक की बात क्लियर है, फिर मैं आगे एंट्री बना पाऊंगा इसकी। जल्दी से क्लियर है? नवीद कह रहे हैं यस सर, हमशा कह रही है यस सर, बाकी मुकीद ओके, वेरी गुड। चलें जी, बेहतरीन। अब इधर इधर देखिएगा प्लीज। हाँ, मैंने कहा भाई फाइनेंस लीज है तो मैंने एसेट निकाल दिया अपनी बुक से या प्लांट निकाल दिया, इतने का खरीदा था मैंने, इतने से डिरिकॉग्नाइज हो गया। प्लीज मुझे बताएं आपने कैश पे किया था IDC का? कितना पे किया था? आपको कैश मिला डाउन पेमेंट का? देखिए मैं NIFL कितनी रिकॉर्ड करूंगा।
मैंने अभी भी रिसीवेबल इतना ही बुक किया, पर मुझे बैकएंड पे जरा बात समझिएगा, मुझे बैकएंड पे ये पता है कि जो 865,000 का रिसीवेबल है ना, इस पे मैंने पूरे रिसीवेबल पे रेंटल नहीं निकाला, मैंने रेंटल किस पे निकाला है 804 पे, और 804 पे रेंटल निकाला है रेजुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करवाने के बाद। तो टेक्निकली मेरा रिसीवेबल तो यही है ना, मैं मना तो नहीं कर रहा कि मेरा रिसीवेबल नहीं है, बट क्योंकि अच्छा कोई आज के बाद तुमसे पूछे रेंटल निकालने के लिए रेजुअल वैल्यू को जो माइनस करते हो, तो क्या वो रिकवरी नहीं होती इसलिए माइनस करते हो, या ओवर द पीरियड रिकवर नहीं करना होता इसलिए? ओवर द पीरियड रिकवर नहीं करना होता इसलिए। वापस से रिपीट कर रहा हूं, उसको पिक करना। मैंने कहा मैं रेंटल निकालने लगा हूं, रेंटल निकालने के लिए आपने रेजुअल वैल्यू को माइनस कर दिया, रेजुअल वैल्यू को या उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि वो 3 साल बाद की अब आज कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है, कोई आपसे पूछे कि रेजुअल वैल्यू को माइनस करने के पीछे बेसिस ये है कि आपकी रिकवरी नहीं है, या रिकवरी है उसको रेंटल में कवर नहीं करना, साथ साथ भाई वो रिकवरी है बट उसको रेंटल में रिकवर नहीं करना, तो जब तक मैं उसको रेंटल की कैलकुलेशन से हटाऊंगा नहीं, तब तक वो प्रिंसिपल उससे पाक साफ नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हटाया तो मुझे वो प्रिंसिपल मिल गया जिसका मुझे रेंटल के जरिए क्या करना है, रिकवर करना है। तो क्या वो प्रिंसिपल जो मैंने हटा दिया वो मेरी रिकवरी नहीं है? रिकवरी है। तो अब दो गेम बन गए, 865,000 के दो प्रिंसिपल्स है, इसके अंदर ही दो हैं, एक वो जिसपे इंटरेस्ट लगेगा रिकवर भी होगा, एक वो जिसपे इंटरेस्ट लगेगा बट रिकवर, तो वो खुद ब खुद ग्रो होगा, वो खुद ब खुद क्या होगा, ग्रो होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं अभी जो मैं अकाउंटिंग करूंगा वो शुरू 865,000 से ही करूंगा, पर इंटरेस्ट लगाऊंगा वो भी कितनों पे लगेगा? भाई ऑनलाइन वाला ये बात समझ आ रही है कि जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो भी दोनों प्रिंसिपल्स पे लगेगा, फर्क सिर्फ इतने से रिकवर किसका हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हें बैकएंड पे पता है तुमने रेंटल किसका निकाला है, एक का। बात क्लियर है? पक्का? भाई ऑनलाइन वाला जल्दी बता दो। बिल्कुल यार क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बेहतरीन हो गया, इसको यहां तक कॉपी कर लो भाई। अब्बास क्लियर है भाई? तू भी बता दे। मानव कह रहे हैं कि सर 10,000 कहां से आया? बेटा 10,000 तो ये था ना, एग्रीमेंट चार्जेस पेड बाय लेसर 10,000 आईडीसी। बेटा ये 60,105 ऐसे निकाला ना, 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू ली है 3 सालों पे, 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू। सही है अब्बास? अब्बास क्लियर है जानी? 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू। एक में रुकना भाई, अब्बास कह रहे नहीं। भाई अब्बास मुझे एक बात बताओ, अब्बास शानी, वो लोई अब्बास जो लिखा हुआ उन्होंने इधर, अब्बास मेरी बात सुन जानी, इस सवाल में लिख के दिया है कि मुझे 80,000 रेज्यूम वैल्यू के 3 साल बाद मिलेंगे, तो वो 80,000 की वैल्यू कितने साल बाद की अब्बास? 3 साल बाद की है। मुझे अगर आज वैल्यू निकालनी है तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू लूं कितने साल पहले, 3 साल बाद। तो अब्बास यही तो वैल्यू है वो, 80,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है। सही है जी। अब्बास पहले तू बता दे अपना, पे बाकियों को मैं जवाब देता हूँ। अब्बास जानी प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी, घबराहट सी हो रही है, प्लीज बता दे यार। सही है? अल्लाह की कसम तेरे कैलकुलेटर पे ही आंसर नहीं आ रहा भाई, एक बार चेक कर लो कैलकुलेटर पे, यही आ रहा है 80,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, 1.13 नहीं है ये, तो वो करे ना ये। भाई हमारी बहन कह रही है कि 1 + 10% की पावर 3 कर, तो हो जाएगा। क्लियर है अब्बास मेरी जान? क्लियर है? आ गया, अल्लाह का शुक्र है। ये भी मेरी गलती थी कि तेरे कैलकुलेटर पे नहीं आ रहा इधर। चलो जी प्लीज इधर यार, अभी नहीं। अच्छा ये लो क्वेश्चन, ये ले।
तो स्पीड में लिखो यार जानी प्लीज, तो ये एक्सप्लेन करना है। क्या हो गया बेटा? 7 बजे तक क्लास है ना? अली अली बता रहा हूँ, कल भी क्लास लगा रहा हूँ फिर। सॉरी बोलो फिर। कल बोला था मैंने, कल आओ। हाँ सही है, आ जाओ। कल एक मैं रिकॉर्डिंग दूंगा तुम्हें, वो तो देख लोगे ना। अभी बता रहा हूँ। अच्छा अभी शुरू कहाँ से होगा सवाल, अभी बता रहा हूँ, आगे रुकना है आप लोगों ने। ऑर्डर के बाद मेरे को जाना है फैमिली को लेके, सच में। नहीं शीशा फैमिली के साथ। हाँ ये तो है। चलें जी इधर, अभी देता हूँ तेरे को। अच्छा भाई प्लीज सुने इधर फोकस के साथ। भाई वापस से मैं घुमा फिरा के चुरंगी पे आ चुका हूँ ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। प्लीज खुदा के वास्ते इधर फोकस करना। लीज का एक अजाब है, उसको सही करना हमने। मुझे तुम बताओ एसेट कितने का परचेज किया, मिल कितने गए, बचे कितने? 855,000 यूजुअली मेरी रिकवरी होती, बट मैंने जेब से 10,000 रुपये और दिए। प्लीज बात समझना, 10,000 रुपये जेब से और देने का मतलब यह है, प्लीज समझिएगा, 10,000 रुपये जेब से और देने का मतलब यह है कि ये यूजुअली एक्सपेंस होने लगा था, बट मैंने इसको एक्सपेंस किया या NIFL में कैपिटलाइज कर दिया। NIFL में कैपिटलाइज करने का मतलब यह है कि आप इसको रिकवर करेंगे किससे? लेसी से। तो आपने टेक्निकली रिकवर करना है किससे? लेसी से। तो आपने क्या किया, इसको NIFL में कैपिटलाइज कर दिया। IFRS सिंपली कहता है कि whenever IDC has been paid by the lessor that should be recovered from lessee, वो हमने कैपिटलाइज कर दिया। हमने कहा अब मेरी टोटल रिकवरी कितनी बन गई? 8,65,000, क्योंकि मेरे जेब से इतने पैसे लग चुके हैं। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं 8,65,000 पे रेंटल निकालने लगा था क्योंकि ये मेरी रिकवरी है, वो मुझे मिलने भी इतने ही है। पर इसके ऊपर जैसे ही मैं रेंटल निकालने लगा था, रेंटल का मतलब मुझे याद आया, इसके ऊपर रेंटल निकालने का मतलब है ये कितने सालों में रिकवर हो जाएगा? 3। और पूरा कितना रिकवर हो जाएगा? 865। मेरे लेसी ने मुझे ये कहा कि भाई खुदा के वास्ते आप अगर 8,65,000 पे रेंटल निकालेंगे तो आप वो जो 80,000 आपको कब मिलेंगे आखिर में, वो भी आप मुझसे रिकवर कर रहे होंगे। तो टेक्निकली आपको ये 80,000 कितनी बार मिल जाएंगे? 2 बार। तो आप सिंपल एक काम करें, जो 80,000 आपको आखिर में मिल जाने हैं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू लेके इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि आपको एक चीज जो आखिर में मिल जाएगी वो आप मुझसे क्यों ले रहे हैं? तो हमने क्या किया, हमने बोला सही है तुम्हारी बात मान ली, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आज क्या कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास वो अमाउंट आ गई जो नेट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू है, इसके अंदर वो वाली अमाउंट नहीं है जो मुझे आखिर में मिल जाएगी। बात क्लियर है? तो क्या अब वो अमाउंट बच गई जिसको मुझे किसके जरिए रिकवर करना है? रेंटल के जरिए। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो क्या ये जो मैंने माइनस किया या क्या ये मेरी रिकवरी नहीं है? मैंने इसको माइनस किया फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग रेंटल्स। भाई यहां तक क्लियर है भाई? अल्लाह के वास्ते प्लीज जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लियर होना चाहिए भाई। इसके बाद ये नहीं पूछना कि ये क्यों माइनस किया, मैं कोई 10वीं बार बताया ये। क्लियर है? ओके अब वापस सुने, मैंने रेंटल निकाला ग्रॉस वैल्यू पे या नेट वैल्यू पे? नेट वैल्यू पे, रेजिडुअल वैल्यू को घटाने के बाद। अच्छा मैंने कहा भाई इस पे रेंटल निकाल दिया। अब मेरे भेजे में ये बात फिक्स हो चुकी है कि मैंने जिस पे रेंटल निकाला है सिर्फ वही रेंटल के जरिए रिकवर होगा। मैंने जिस पे रेंटल निकाला है रिकवर भी वही रेंटल के जरिए होगा, बाकी रिकवर क्योंकि उसके ऊपर रेंटल निकाला नहीं है। चले जी, हमने फिर यहाँ पे एक परफॉर्मा बनाया तुम्हें समझाने के लिए। मैंने कहा कि भाई अब मेरा एक प्रिंसिपल ये है जिसके ऊपर रेंटल निकाला गया, एक प्रिंसिपल ये है जिसके ऊपर रेंटल नहीं निकाला गया। मैं कह रहा हूं कि आपका टोटल रिसीवेबल तो यही है ना, पर मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि अब आपका जो टोटल रिसीवेबल है इंटरेस्ट तो उस पर लगेगा, इंटरेस्ट तो इस पे लगेगा ना।
865,000 पे मैं सिर्फ ये सिखाता हूं बच्चों को, आपका टोटल रिसीवेबल आपकी टोटल रिकवरी है, और वो कितनी थी 865,000, वो ये आ गई। फिर मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस 865,000 में एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा भी, रिकवर भी होगा, और इसी के अंदर एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होगा बट रिकवर, और उसके पीछे लॉजिक है क्योंकि मैंने उसके ऊपर रेंटल निकाला, तो रेंटल नहीं निकाला तो इंटरेस्ट लगाऊंगा तो वो रिकवर नहीं होगा, वो क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, और ग्रो होते होते कहां पहुंचेगा। एक बात कंक्लूड करता हूं, जरा पिक करना है इसको। मैं कह रहा हूं मैं इंटरेस्ट तो दोनों पे कमाऊंगा, दोनों प्रिंसिपल्स पे, एक को ओवर द पीरियड रिकवर करूंगा और एक को आखिर में। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सबको बात समझ आई। इसी प्रिंसिपल पे लगने वाले दोनों इंटरेस्ट की कसम से मेरी रिकवरी है, पर एक की ओवर द पीरियड है और एक की एंड में। भाई क्या ये बात समझ आ गई। और फिर मैं अल्लाह के वास्ते वापस कह रहा हूं, रेजुअल वैल्यू को यहां से माइनस करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मेरी रिकवरी नहीं है। आई एम जस्ट डिडक्टिंग दैट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेटिंग रेंटल्स। बात क्लियर है। चले जी भाई ऑनलाइन वालों प्लीज अब कंफर्म कर दो यार तुम लोग, फिर हम आगे चलें। क्या कह रहे हैं, अभी अभी करके देखते ना, अभी बताता हूं मैं। सही है जी, ओके आगे। अब मैंने कहा कि भाई पहली एंट्री बन गई। अब ये देखें, ये एंट्री ये बता रही है कि 10,000 भी इसके अंदर क्या हो चुके हैं, कैपिटलाइज हो चुके हैं, और हमने इसके ऊपर रेंटल भी निकाल लिया है। सही है, आगे। अब मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग प्रिंसिपल और क्लोजिंग। अच्छा मैंने कहा अगर मैं ईयर 1 पे हूं तो मेरा ओपन ये रिसीवेबल कितना है। सर क्या ये लिखना यहाँ पे सही है। यस सर बिल्कुल सही है, पर इसके अंदर एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसपे मैंने रेंटल तो नहीं निकाला, इसलिए ताकि वो रिकवर ना हो। रिकवरी तो है ना। आ जाए जी। इसके ऊपर 10% कितना आ गया, 86,500। अच्छा जरा बात समझिएगा, मैं यहाँ पे ब्रेकअप भी इसका बना के दिखाऊंगा ताकि और क्लैरिटी आए। मैंने ये कहा कि सर आपने यहां पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की, कह रहे कुछ भी नहीं है, वो ऊपर से कोई इंटरेस्ट इनकम कितनी 86,500। अच्छा भाई फिर मैंने कहा मुझे पैसे कितने मिले होंगे 323,660। ये आ गया भाई 323,660, ऐसा ही है 237,160। क्या मैं कह सकता हूं कि ये मेरे प्रिंसिपल की रिकवरी है, पर क्या मैं साथ साथ ये भी कह सकता हूं कि ये सिर्फ उस प्रिंसिपल की रिकवरी है जिसके ऊपर रेंटल कैलकुलेट हुआ था। चलिए जी 237,160 यहां पे लिखते हैं 237,160। इसमें से प्लीज ये माइनस करके बताएं 6,840। सर मजा तो इसमें भी नहीं आता, पहले इसका हम लंबी करके समझते हैं, फिर ये खुद ही दिमाग में बैठ जाएगा, जो एग्जाम में आपने यही करना है। इधर देखो, मुझे खाली इस पे गाइड करो कितने प्रिंसिपल्स थे। अच्छा मुझे पहले प्रिंसिपल 1 की अमाउंट बताओ 804,895। 804,895। मैंने कहा प्रिंसिपल 2, ये आपने एग्जाम में करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि चीजें वर्कआउट कैसे हो रही हैं। यहाँ पे सुनो, मैंने कहा इसके ऊपर 804,90 कर सकते हैं इसको, 804,90, और इसके ऊपर 6,011, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे एक और बात का जवाब दो, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं दो अलग एंट्रीज बनाऊं, कितनी, दो अलग एंट्रीज बनाऊं, तो इसके लिए कैश मेरे पास डेबिट हो गया 323,660, इंटरेस्ट इनकम 804,90 NIFL, इन दोनों का डिफरेंस नहीं ये नहीं आएगा, अलग आएगा 243,130।
170। क्या मैं कह सकता हूं ये वो NIFL आया है जिसके ऊपर मैंने रेंटल निकाला था उसकी रिकवरी? अच्छा, पर क्या मैं कह सकता हूँ ये जो मैंने इंटरेस्ट बुक किया है इसकी रिकवरी नहीं होगी तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा? तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी एंट्री ये बनेगी NIFL और इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, कैलकुलेटर अपने पास रखें भाई। मुझे ये वाली इंटरेस्ट इनकम और ये वाली इंटरेस्ट इनकम का सम बताएं। यही है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं प्लीज, कैलकुलेटर अपने पास। एक प्रिंसिपल रिकवर हो रहा है और एक प्रिंसिपल ग्रो हो रहा है। एक प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल ग्रो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी रिकवरी कब होगी? आखिर में। तो प्लीज जरा आप 243170 माइनस प्लस ये नेट यही आ रहा होगा। बात क्लियर है? मैं आपको समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि बैकएंड पे ये चल रहा है। भाई ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो ये बात क्लियर है? मैंने दोनों को अलग अलग करके भी आपको समझा दिया कि देखें ये वाला जो इंटरेस्ट है मेरा, ये वाली इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड भी हो रही है, रिकवर भी हो रही है, इसका प्रिंसिपल भी रिकवर हो रहा है, जबकि दूसरा वाला प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट है वो रिकॉर्ड तो हो रहा है बट वो रिकवर ना, उसका प्रिंसिपल रिकवर हो रहा है, वो सिर्फ क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। जस्ट लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट को क्या करते हैं? ग्रो करवाते हैं, ये भी वैसा ही है। तो क्योंकि ये हमारा एसेट तो एसेट है। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ कंफर्म है ये? पहला साल हो गया डन। हमने कहा सर अब हम आ गए ईयर 2 पे। अच्छा, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं प्लीज, इधर पहले देखो, इधर लिखो नहीं, इधर। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला जो मेरा प्रिंसिपल है, ये वाला, प्लीज देख के सही आंसर देना। इस प्रिंसिपल के अंदर एक ऐसा प्रिंसिपल है जो रिकवर होके कुछ बचा हुआ है और एक प्रिंसिपल ऐसा है जो ग्रो होके कुछ बचा हुआ है। नहीं आई बात समझ? आ गई? एक प्रिंसिपल ऐसा है जो रिकवर होके कुछ बचा है, एक प्रिंसिपल ऐसा है जो ग्रो होके कुछ बचा है। एक बार कैलकुलेटर में मेरी तसल्ली के लिए, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, इधर इस 804895 में से ये माइनस करें प्लीज, कितना आता है? नहीं नहीं, ये पहले माइनस करके बताएं मुझे। 804895 माइनस 243170, 5617। ओके जी सर, 561725। ये मेरे पास आ गया वो प्रिंसिपल जो बचा कुचा, उस वाले प्रिंसिपल का अमाउंट है जो रिकवर होने के बाद बचा है। और मेरे पास इसमें ये वाला ऐड करें, 66, ये कितना आ गया? 62 840। सही है? अच्छा भाई देखें, टेक्निकली सिर्फ इसमें आपको जो गेम समझनी थी वो ये थी कि यार देखो, रेजिडुअल वैल्यू माइनस सिर्फ एक वजह से हो रही है क्योंकि वो ओवर द पीरियड रिकवर, वो अल्टीमेटली मेरी रिकवरी है, बट कब होगी? आखिर में। आई होप अब ये बात क्लियर है। चलें जी, ये अलग अलग करने का गेम ये था। अच्छा, आखिरी बार डीड 1 के पूछ रहा हूँ, इस पे जो इंटरेस्ट लगाओगे फिर दो प्रिंसिपल्स पे इंटरेस्ट है, एक रिकवर होगा एक ग्रो होगा। अब वो खुद हो जाएगा, अब तो नहीं बताने की नीड, बस एक साल बता दिया वो काफी है तुम लोगों के लिए। 2609664, ये आ गया हमारे पास 366, ये आ गया 36628। ये वही 80,000 रुपए है जो मुझे ओवर द पीरियड रिकवर, और आपको मैंने बोला था कि वो क्या होगा? ग्रो होगा। ग्रो हो गया, आखिर में मिल जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पे बकाया एंट्रीज बना लेते हैं। ये ईयर 1 की एंट्री थी, हाँ अभी अभी 1 मिनट बस। ईयर 2 की एंट्री के अंदर 323660,
260, ये दूसरा साल था भाई हमारा 260876, और सर पे हम आ गए ईयर 3 के अंदर। कैश हो गया डेबिट 32, और ये आ गया 286, यही है भाई सर। ये तमाम खत्म हो गई चीज। अब जब आखिर में हम पहुंच गए तो आखिर में सिर्फ ईयर 3 में एक और एंट्री बनेगी। देखो, या तो आप इस एसेट को बेच दोगे तो सिंपल कैश हो जाएगा डेबिट, NIFL क्रेडिट 80,000 से। दो एंट्री भी बना सकते हो, पहले 80,000 का पीपी ले आओ NIFL को खत्म करके, और फिर पीपी को बेच के कैश ले आओ। बात एक ही है। ज्यादा पे बिकेगा तो गेन हो जाएगा, कम पे बिकेगा तो लॉस हो जाएगा। फिर तुम्हें ये देखना है कि लॉस की कितनी रिकवरी किससे करनी है, लेसी से, क्योंकि उसने गारंटी किया था। क्लियर है? अच्छा, नवीद खान कह रहे हैं सर रेजुअल वैल्यू का ग्रो की एंट्री बनाएंगे इन पेपर। देखो वो खुद ही बन रही है ना, इसमें नेट हो रही है। सही है नवीद? हाँ, और फिर NIFL और पीपी क्रेडिट कैश डेबिट। नहीं देखो, अगर एसेट पहले तो यूजुअली क्या होता है, भारी भार से एसेट बिक जाता है क्योंकि बैंक के किसी काम का नहीं होता, तो वो NIFL को क्रेडिट करके पैसे ले आता है बस। तो या तो वो क्या करता है, अगर खुद को यूज करना तो पीपी डेबिट और NIFL क्रेडिट अपने पास रख के उसको यूज करता है, डेप्रिशिएट करता है। सही है? अलग से शो नहीं करेंगे भाई, इसमें खुद ही हो जाएगा। यस मिशेल, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब तक की कॉपी करते करते समरी, आपकी मैक्सिमम रिकवरी, ये बात सुनना, ये बहुत अहम है। आपकी मैक्सिमम रिकवरी क्या होती है? फेयर वैल्यू। आपकी मैक्सिमम रिकवरी क्या होती है? जो रिकवर हो जाता है उसको कहता हूं डाउन पेमेंट, फिर जो बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमेनिंग रिकवरी। आप देखते हैं क्या सिर्फ ये रिकवर करना है या जेब से कुछ और भी गया, IDC, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आप बोलेंगे रिमेनिंग रिकवरी इसको मिला के, फिर आप देखेंगे रेंटल निकालने से पहले क्या कोई रेजिडुअल वैल्यू तो नहीं है। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप माइनस कर देंगे, इसलिए कि वो रिकवरी नहीं है, या इसलिए कि उस पर रेंटल नहीं आना चाहिए। रेंटल नहीं आना चाहिए तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रेंटल्स, आप अपनी टोटल रिकवरी में से रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या करना, माइनस कर देना। आपको जो प्रिंसिपल बचेगा वो प्रिंसिपल होगा जो आपने तय किया है। आप कैसे रिकवर करेंगे? रेंटल के जरिए। तो मैंने कहा जो वो रिसीवेबल माइनस किया था, क्या वो रिकवरी नहीं है? तो आपने ओवरऑल सवाल में जो NIFL है वो यही रखना है, आपकी टोटल रिकवरी। फिर आपको बैकएंड में नॉलेज होनी चाहिए कि अब जो आपने सवाल की शुरुआत की है, उस सवाल के अंदर जो आपका प्रिंसिपल है वो दो चीजें हैं। एक वो प्रिंसिपल जिसपे इंटरेस्ट लगेगा रिकवर भी होगा, एक वो प्रिंसिपल जिसपे इंटरेस्ट लगेगा बट रिकवर। तो ओवरऑल एक प्रिंसिपल रिकवर होते होते 0 हो जाएगा और एक प्रिंसिपल ग्रो होते होते 80 पे पहुंच जाएगा। आपको एडिशनली कुछ करने की नीड नहीं है। बात क्लियर है? सर हम ओपनिंग में 804895 का प्रिंसिपल रख सकते हैं। अच्छा भाई बात सुने, बिल्कुल सही है, अल्लाह की कसम 804895 का प्रिंसिपल रख सकते हो, पर तुम्हें भी शेड्यूल 2 बनाने होंगे। एक प्रिंसिपल को, अच्छा पे 804 रख के देखना घर पे, आंसर 0 हो जाएगा आखिर में, उसमें रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। तो बेटा फिर आपको उमामा, आपको वापस से एक सवाल करना पड़ेगा, उसी के अंदर एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप एक रेजिडुअल वैल्यू को क्या करवा रहे होंगे, ग्रो करवा रहे होंगे। तो आइदर 2 शेड्यूल बना लो या एक बना लो, कौन सा आसान है? एक वाला। पर लॉजिक दोनों की क्लियर है? क्लियर है? मोदी वाला पक्का क्लियर है? सर लेसर जो भी अमाउंट पे करेगा वो IDC है? नहीं, लेसर जो भी अमाउंट पे करेगा लीज से रिलेटेड, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी लीज पे, वो क्या होगी? IDC। एग्रीमेंट चार्जेस हो गए, लॉयर की फी हो गई। सही है?
जी हाँ, अभी 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 देखते हैं ना, अभी देखते हैं, आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये भी कॉपी करना है तुझे, चलो ओके करो। टाइम है अभी कितने बजे तक है? 49 तक। भाई एक खाली बैलेंस शीट और वो एक्सट्रैक्ट पे वो बस, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। 49 नहीं है, 6 तक है। 2 मिनट, 10 मिनट है ना, 5 मिनट अभी खाली खत्म करो प्लीज, 1 मिनट सुन लो इधर। इधर प्लीज यार, ये बिल्कुल बहुत मामूली सी चीज है, इधर देख लो। अच्छा यार कोई बोलना नहीं, 1 मिनट बीच में, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नॉन करेंट ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं, बाकी आप बता दो हम ना। ये आपके पास शेड्यूल है, प्लीज जल्दी से मुझे बताओ मेरा टोटल रिसीवेबल कितना है पहले साल के आखिर में। ये मेरा टोटल रिसीवेबल है, प्लीज इसको बोलने दो, ऑनलाइन वालों तुम बता दो। ये टोटल रिसीवेबल है, ये मेरी बैलेंस शीट में एनी हाउ आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा अब एक और बात बताओ, इसमें से अगले साल कितना रिसीव होते हुए दिखता है? 260876, नहीं अगले साल जो प्रिंसिपल माइनस होते हुए दिखता है वो अगले साल की रिकवरी, देखो इसी में से रिकवर हो रहा है ना। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, करंट पोर्शन। हमने कहा NIFL का करंट पोर्शन आ गया बच्चों 260। अच्छा हम ना, तो फिर जब इसमें से इतना रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद कितना रिसीव होगा? ये 366। क्लियर है ये बात? पक्का? अच्छा अब यहाँ पे फिर कंक्लूड करते हैं इसको, इधर देखो। हम जब नोट्स बनाते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले मेच्योरिटी एनालिसिस, यानी मुझे बताओ कि हमारे पास अभी कितने साल बाकी हैं लीज के? 2 साल, 2 साल, 2 साल बाकी हैं। अच्छा एक हो गया ईयर 2, एक होगा ईयर 3। अच्छा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है टोटल रिकवरी जो लीज से होनी है, टोटल पैसे, टोटल लीज पेमेंट्स, मैं अगेन एंड अगेन एम्फसाइज कर रहा हूं, टोटल पैसे टोटल रिकवरी। अब मुझे बताओ एक साल का रेंटल कितना था प्लीज? 32366। अच्छा पर मेरा मानना यह है कि तीसरे साल के आखिर में 323660 प्लस, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो मिलेगी, कितना आ गया? 403 72, यही है? कोई बता दो इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का मतलब है कि भाई टोटल पैसे जो मेरे लीज में फंसे हुए हैं। अच्छा पर मुझे बात बताओ, ये और ये बैलेंस शीट की अमाउंट क्यों नहीं मैच करती? क्योंकि इसके अंदर हमने प्रेजेंटेशन के लिए वो इंटरेस्ट भी दिखाया जो अब तक मैंने कमाया। अच्छा इसके लिए आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूँ GIFL, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन 727320। प्लीज मुझे बताओ इसके अंदर कितने मजीद सालों का इंटरेस्ट है? 2। अब देखो यूं देखो, पहले साल के आगे देखो कितनी चौरंगी हैं? 2 हैं, क्योंकि देखो रेंटल कितने सालों का है? 2। इसके अंदर इंटरेस्ट भी कितने सालों का होगा? तो कितने सालों का हटा दूं? तो सर हमने यहाँ पे जो शेड्यूल बनाया है, क्या वो ये दोनों इंटरेस्ट हैं? 999480 हमने कहा इंटरेस्ट नॉट येट, और सर ये 627840 एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, उसको करंट नॉन करंट में ऑलरेडी बता चुके हैं। बात क्लियर है? अब भले आप नमाज पढ़ के वापस से रिज्यूम करें, 6:30 तक क्लास है ना। अब चलिए यहाँ से
अच्छा तो भाई फिर अच्छा पहले बताओ, इसके बाद तो मगरिब भी हो जाएगी, मगरिब का ब्रेक नहीं दूंगा, सही है, फिर हम डायरेक्टली 6 बज के भाई कहीं तो 6:15 पे शुरू कर सकते हैं, तो मैं फंस गया। ये क्लास कब तक है? 6, 6:15? अल्लाह की कसम खाओ 6:15, 6:15 तक है ना ये? अच्छा एक काम करो, ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, एक होमवर्क दूंगा वो करके आना है बस, सही है, ओके, ये नोट्स।